तो बच्चों आज हम लोग रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम बोले थे, ठीक है। चलिए, तो एसएचएम के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, अभी और आगे सीखेंगे। तो एक चीज है जिसमें अब आप कहिएगा कि सर सर्कुलर मोशन, हाउ कैन सर्कुलर मोशन भी एसएचएम। तो जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, रिलेशन बिटवीन, क्या है हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल है, सपोज एक पार्टिकल है, इधर एक्स एक्सिस ले लो आप, इधर वाई एक्सिस ले लो, और वो जो पार्टिकल है इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपको जो माना है। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। चलो किसी टाइम टी पर वो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, क्लियर। मान लेते हैं कि जो सर्किल है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल ए है, ये हमारा क्या है बेटा, ए है, और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मान लेते हैं कि यह पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर कहाँ था, यहां पर था, ठीक है। t बराबर t टाइम पर ये यहां आ गया। मान लेते हैं कि इसका जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, वो क्या है, ओमेगा। सब कुछ समझते जाइएगा। ओमेगा क्या है, इसका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहां दिखा देते हैं भाई, ओमेगा है, क्लियर। तो t टाइम में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल कवर किया होगा, ये वाला एंगल ओमेगा t हो जाएगा। ध्यान रहे t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर है इस पॉइंट पर, ठीक। रेडियस इसका a है। अब अगर हम आपसे कहें कि इस पार्टिकल का यहां x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहिएगा, कैसे निकालिएगा भाई। इस पर्टिकुलर टाइम t पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका ये प्रोजेक्शन, इसका जो a है इसका प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो a cos ओमेगा t। कोई दिक्कत, हाँ। अगर हम पूछे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है टाइम t, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। हाँ, अब देखिए हम जो पढ़ाए थे एसएचएम का इक्वेशन वो क्या था, x बराबर या तो a sin ओमेगा t या फिर x बराबर a cos ओमेगा t। तो ये दोनों ही इक्वेशन, यानी कि ये दोनों ही इक्वेशन x बराबर a cos ओमेगा t और y बराबर a sin ओमेगा t, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिख सकते हैं हम a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, बस दोनों में अंतर क्या है इसको लिख सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा। तो ये दोनों ही इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकल के एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का हम लेंगे तो इसका प्रोजेक्शन अगर लेंगे तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन किस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर, एट दिस टाइम। यहां से अगर ये ले हम ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना आ रहा है हमारा प्रोजेक्शन, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 ये है। यही है ना, यही है ना। तो देख रहे हैं कि इसका अगर प्रोजेक्शन ले लें, इस पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन ले लें या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर या फिर इसका प्रोजेक्शन ले लें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो ये जो इक्वेशन जो प्रोजेक्शन है इसका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, ठीक है ना। बस अंतर यह है कि एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं उसमें कितना का फेज डिफरेंस है, दोनों में देख लो। ओमेगा टी प्लस है, यहाँ ओमेगा टी खत्म 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? कौन लीड कर रहा है? तो एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल है, मतलब प्रोजेक्शन जो है, वो कितना डिग्री से लीड कर रहा है इससे, वाई एक्सिस वाला से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। बस यही अंतर है ना। मैथमेटिकली तो यही डिफरेंस है। अगर फिजिकली कहिएगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर आप पूछिएगा कि क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों, ये सिनुसोइडल, ये भी सिनुसोइडल, बस अंतर ये π/2 का है बस। तो हम कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर, देन उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा एक्स एक्सिस पर रिलेटिव टू ओरिजिन, प्रोजेक्शन का पोजीशन, उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का पोजीशन जो होगा वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, SHM। अब देखिए ना, जब पार्टिकल यहां जाएगा तो ये यहां आएगा प्रोजेक्शन, जब यहां जाएगा तो यहां आएगा, फिर जब यहां जाएगा तो ये यहां आएगा, है ना। फिर ये जब यहां वर्टिकल यहां आ जाएगा तो ये ओरिजिन पर है। मतलब जब ये राइट एक्सट्रीम पर है वर्टिकल एक्सिस में, तो ये एक्स एक्सिस पर क्या है, मिड पोजीशन पे है। फिर जब ये यहां आया तो ये यहां रहेगा, फिर ये यहां आया तो ये यहां रहेगा, ये यहां आया तो ये यहां रहेगा, यहां आया। जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पर है जब ये क्या है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस क्या है, तो मीन पोजीशन पे है। तो किसी एक को आप ले लीजिए, या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला ले लीजिए या वर्टिकल एक्सिस वाला ले लीजिए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ध्यान रहे हमारा बात को पकड़िए कि हम बोल रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव करे, तो उस पार्टिकल का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे, उस पार्टिकल का अगर हम एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कैसा मोशन परफॉर्म करेगा बेटा, SHM परफॉर्म करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको एक सवाल उठा, जो कि बुक वगैरह में नहीं दिया है, अगर हम इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन लें और उसका प्रोजेक्शन लें, बात समझे, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, हाँ? और एक्सीलरेशन का अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें तो क्या वो SHM का एक्सीलरेशन शो करेगा। हालांकि यहां आगे किसी बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। देखो, ये ले लिया, ये हमारा पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये हमारा, इसको ए वेक्टर ही ले लो ना, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, तो इसको सिर्फ एक एक्सीलरेशन होगा। दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है इसका, वो कितने के बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए होगा ना, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? अब इसका अगर हम टुवर्ड्स द सेंटर है, मान लेते हैं कि ये है, इसका प्रोजेक्शन अगर हम किस पर ले लें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर, तो वो क्या आएगा भाई, अगर ये हमारा ए है तो इस डायरेक्शन में होगा, चलो ऐसे ले लेते हैं, है ना। ये हमारा AR है और ये हमारा एंगल क्या है, ओमेगा टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा टी हो जाएगा। हम सिर्फ मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, यहाँ कोई फिजिक्स नहीं है बेटा। फिजिक्स तो हम समझा चुके, वो ब्लॉक लेकर के और उसको SHM परफॉर्म किए, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन आया, उसको हम सोल्व किए, है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व किए, और उसके बाद हम एक्स का वैल्यू निकाले। यहाँ हम सिर्फ एक टेक्निक देख रहे हैं कि अगर इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पर ये SHM, इसका पोजीशन यहाँ से ये जो बता रहा है वो SHM बता रहा है, एक्स जो कोऑर्डिनेट है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन का अगर हम प्रोजेक्शन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पर, वो क्या बताएगा। ए का इधर कंपोनेंट इधर अगर लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, A cos ओमेगा टी।
डायरेक्शन किधर इस एक्सेलरेशन का नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार से इसको तो x को कहेंगे। अब बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? बाई कंपोनेंट अगर भी हम लेंगे, बाई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बाई कंपोनेंट भी तो ये नेगेटिव बाई एक्सिस के लेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन। देखो इसको कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब देखते हैं कि अगर हम इसको x वाले को इसको डिफ्रेंशिएट कर दें 2 बार, तो ये एक बार जब करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी है ना, तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार और कर दिए तो एक्सेलरेशन निकल गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का डीसी। एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आ गया देखो। हाँ, तो यानी कि सही बात है। इसका अगर एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन हम ले ले एक्स एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर, है ना, अगर ले ले प्रोजेक्शन, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम जो ये माने कि ये एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा इसका प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या है हमारा? करेक्ट। क्लियर है? इसमें इतना सा ही समझना था और विशेष इसमें कुछ नहीं समझना था। ठीक है, क्लियर है? इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी तो इसमें क्या है, कैसे है एक्सेलरेशन, क्या वेलोसिटी, फिर क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना है। यहाँ देखो वेलोसिटी इसका क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी। ये इसका प्रोजेक्शन आप ले लो किस पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर। देखो क्या बताता है, एसएचएम का वेलोसिटी बताता है, उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन लिए हैं उसका एक्सेलरेशन बताएगा। उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन लिए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पर, उसके प्रोजेक्शन का ही वेलोसिटी बताएगा, उसके प्रोजेक्शन का ही एक्सेलरेशन बताएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ये टॉपिक क्या हो गया बेटा? फिनिश है। ठीक है, ठीक। बच्चों एक और टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो है क्या, उसको जरा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉब्लम मिलेगी जैसे पढ़ाते हैं पहले। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, है ना? ठीक है, combination of two or more SHM। ठीक है, अभी देखो बच्चों, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर दो या दो से अधिक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, F1, F2, F3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग वो फोर्स एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल हम यहाँ लिए। देखो बेटा, हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझते जाना। जैसे इधर एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगा दिया, है ना, फिर इधर एक लगा दिया, और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं कि अलग अलग है। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर अलग अलग मान लें या फिर सेम मानो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, फिर इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, लेकिन सब रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगा रहा है? हॉरिजॉन्टल के एलॉन्ग ही। कहने मतलब एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ही सारा रीस्टोरिंग फोर्स है। अभी हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस के एलॉन्ग है तो एक वाई एक्सिस के एलॉन्ग है, एक
जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और अगर अब हमसे पूछा जाए कि बताइए फिर इसका, इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, कहने का मतलब पोजीशन क्या होगा इस पार्टिकल का एट एनी टाइम टी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स F1 के कारण उसका पोजीशन क्या है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि A1 साइन ओमेगा टी है। ये किसके कारण है? फोर्स F1 के कारण। अगर बाकी सारे फोर्सेस को हम भूल जाएं, हम मान के चलें कि सिर्फ F1 लग रहा है, तब उसका पोजीशन क्या होगा तो वो पहले निकालेंगे। इसी प्रकार से F2 के कारण जो होगा उसको निकालेंगे। मान लेते हैं इसके साथ बीच में ही थीटा एक फेज डिफरेंस है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? वेक्टरियली क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। x1 और x2 को क्या करेंगे बेटा? वेक्टरियली ऐड कर देंगे। दिस मेथड ऑफ calculating the resultant displacement of a particle performing SHM under two restoring force is called principle of superposition। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या स्टेट करता है कि मान लीजिए कि एक ही फोर्स कोई एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, उसके कारण उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो निकाल लीजिए। फिर मान लीजिए कि सिर्फ दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके कारण पार्टिकल का पोजीशन निकाल लीजिए और दोनों को क्या करिए? ऐड करिए। अगर दो से अधिक फोर्स है तो उसको फिर निकालिए। तो इन दोनों को ऐड कर देना है हमको। क्या कर देना है बेटा? ऐड कर देना है। तो मान लेते हैं कि ऐड करने पर हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया वो x आया, x1 प्लस। अब आप कहिएगा कि सर आप सीधे सीधे कैसे ऐड कर दिए, आप तो बोले वेक्टरियली ऐड करना है। तो बेटा यहाँ पर हम जो SHM लिए हैं ये किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग ही है ना। तो सीधा सीधा अलजेब्रिकली हम ऐड कर देंगे। अगर ये मान लिया जाए कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो x1 प्लस x2 ये घटेगा। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, सेम ही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐड होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A1 ठीक, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 इंटू साइन A प्लस बी, तो साइन ओमेगा टी साइन A इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? A1 साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेते हैं, इंटू A1 प्लस A2 कॉस थीटा, क्लियर, प्लस A2 साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसको आप मान लो A साइन A इंटू कॉस बी कॉस डेल्टा, और इसको मान लो आप A साइन डेल्टा। अब आप कहिएगा ये कैसे मान लिया सर? वेयर A विल बी द एम्पलीट्यूड। देखिए ना, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हो जाएगा A साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, साइन A इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हो गया ना रिजल्टेंट? कैसा आया? ये SHM ही है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो आप टून सना कर दिए, कैपिटल A क्या है, डेल्टा क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी कैलकुलेट कर करके आपको दे देते हैं डायलॉग जो है ना। देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके और सम करिए, तो कहने का मतलब A इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा तो 1, तो A स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या? तो इसका स्क्वायर है वही, तो A1 प्लस A2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस A2 साइन थीटा का स्क्वायर। इसको जब आप हल करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? देखिए A1 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा 2A1 A2 कॉस थीटा, है ना, 2A1 A2 कॉस थीटा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा और जब कंबाइन करिएगा और रीअरेंज करिएगा तो ये हो जाएगा A2 कॉस स्क्वायर थीटा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो A2 स्क्वायर और 2A1 A2 कॉस थीटा, यानी कि A अगर आप निकालिएगा तो इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड निकल गया ना, नहीं निकल गया एम्पलीट्यूड, निकल गया एम्पलीट्यूड। आप देख रहे हैं ये वेक्टर सम है, ये क्या है, ए और बी जब लिए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, तो जो वेक्टर मेथड से जो रिजल्ट देता वो ये दे रहा है। आप कहिएगा कि सर चलिए ठीक है, एम्पलीट्यूड तो आप निकाल लिए, और डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा निकालने के लिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा, देखो यहीं कर देते हैं, दिस बाई दिस कर देंगे, तो टैन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, टैन डेल्टा बराबर ये ना साइन है, क्या हो जाएगा A2 साइन थीटा बट्टा A1 प्लस A2 कॉस थीटा। तो ये सब रिलेशन भी अब आप याद रखिएगा कि अगर दो SHM है और सेम लाइन के अलोंग परफॉर्म कर रहा है SHM, दो रिस्टोरिंग फोर्स है उसमें, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, इस इक्वेशन से अब डायरेक्ट जहां एम्पलीट्यूड क्या होगा तो ये हो जाएगा, इसको भी घेरा लगा दो आप, है ना। और फेज डिफरेंस अथी फेज कांस्टेंट क्या हो जाएगा, tan डेल्टा A2 साइन थीटा बाई A1 प्लस A2 कॉस थीटा। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा डाउट कर रहे हो कि सर ये तो वेक्टर टाइप से, ये भी वेक्टर वाला वही B साइन थीटा बटा A1 अथी A प्लस B कॉस थीटा आ रहा है ना। तो इसका एक दूसरा हम तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप डिस्कस कर लीजिए। उस तरीका को बोलते हैं फेजर मेथड, उसको क्या बोलते हैं, फेजर मेथड या फिर वेक्टर मेथड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर SHM, इसी प्रकार से अब आप लोग कहिएगा कि सर ये तो निकाल दिए, तो दोनों का वेलोसिटी का माने वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, तो वेलोसिटी निकालने के लिए वही उपाय लगाइए। सबसे पहले मानिए कि एक ही रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर और वेलोसिटी निकालिए, फिर दूसरा लग रहा है, पहला नहीं लग रहा है, उसके कारण निकालिए, और वेक्टरियली दोनों को क्या कर दीजिए, सम निकाल दीजिए। दैट विल गिव द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है, ठीक है। अब यहां तक में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। अब हम एक ये तो हो गया कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स क्या रिजल्ट देता है ना, रिजल्टेंट SHM निकालने के लिए। अब हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा, टेक्निक बताते हैं कि 2 हो या 10 हो या 20 रीस्टोरिंग फोर्स हो, फट से कैसे हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फट से कैसे निकाल देंगे। तो उसका एक हम टेक्निक बता देते हैं आपको। आपने करना कुछ नहीं, हाँ बशर्ते ध्यान रहे कि सबका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो वो क्या हो, सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि भूल जाइएगा, जैसे मान लेते हैं कि x1 बराबर A1 साइन ओमेगा t है ना, x2 बराबर A2 साइन ओमेगा t प्लस थीटा 1 है, फिर x3 बराबर A3 साइन ओमेगा t प्लस थीटा 2 है, ठीक। अब थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हो सकता है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 हो सकता है, ठीक है, वो एक अलग बात होगी। आप क्या करिएगा कि दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, और इसका SHM सीधे आप लिख दीजिएगा ऐसे डायरेक्ट, x बराबर हो जाएगा A साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, जहां A हो गया रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड और डेल्टा हो गया फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, जो हम अभी अलजेब्रिकल मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो मेथड हम लगाए उसमें थोड़ा लेंदी हो गया,
तो क्या करिएगा कि ऐसे तो खींच दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ फेज कांस्टेंट क्या है 0, तो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लीजिएगा और सिर्फ एम्पलीट्यूड को लीजिएगा और एम्पलीट्यूड को मान के चलिएगा एक वेक्टर है, ये A1 हो गया। टेक्निक है बेटा, इसमें अब दिमाग ज्यादा मत लगाइए कि सब गुरुजी कहां से ला रहे हैं। दूसरा है इसके साथ कितना एंगल से ही आगे है, θ1 है फेज कांस्टेंट, डिफरेंस इन दोनों में θ1, तो दूसरे को भी उसी से ले लीजिए। ये हमारा हो गया A2, ये A1, ये A2, यहाँ क्या है θ1। तीसरे में मान लेते हैं कि θ2 ग्रेटर देन θ1, हम ये मान के चल रहे हैं, हो सकता है छोटा होगा तो नीचे से ले लेंगे, अगर बड़ा है तो ऊपर से ले लिया ऐसे A3, और ये हमारा हो गया θ2। क्लियर है मामला। अब आप कहिएगा कि एम्पलीट्यूड फर्स्ट से, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा बेटा जी, वही उसका क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट एंगल। तो फट से निकल जाएगा। देखो यहाँ इसका अगर हम कहें कि टोटल x कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 कॉस θ1 प्लस A3 कॉस θ2, ये हो गया हमारा। क्लियर। फिर इसी प्रकार से A बाई क्या हो जाएगा, तो इसका तो बाई है ही नहीं है, वो हो जाएगा A2 साइन θ1 प्लस A3 साइन θ2। क्लियर। अब अगर रिजल्टेंट हमको एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड सीधे सीधे क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो a1 प्लस a2 cos θ1 प्लस a3 cos θ2 का स्क्वायर प्लस a2 साइन θ1 प्लस A3 साइन θ2 का स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। और आप कहिएगा कि सर तो एंगलवा क्या होगा, तो सीधे यहीं से नहीं निकल जाएगा, tan डेल्टा बराबर नहीं हो जाएगा A बाई बटा AX। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप फट से रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट SHM होगा, अब रिजल्टेंट SHM करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अब कहना तो ये चाहिए कि जो रिजल्टेंट पोजीशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, या फिर जो सभी के कॉम्बिनेशन के कारण जो पार्टिकल का जो माने SHM जो परफॉर्म करेगा, उस रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड जो होगा इस इक्वेशन से निकाल लेंगे है कि ये, और फेज कांस्टेंट जो होगा इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो वो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से हम निकाले उससे तो ये थोड़ा क्या है, आसान है याद रखना। एक इस पर हम आपको सवाल देते हैं तब आपको थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाएगा इसका फंडा, ठीक है ना। अब जरा से एक क्वेश्चन ले लीजिए, इसके ऊपर इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या खेल चल रहा है, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट SHM का हम आपको, कहाँ चला गया भाई, हाँ देखो, कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मोशन, बाय कंबाइनिंग द मोशन। x1 कितना है भाई, तो 2 साइन ओमेगा टी, है ना। x2 कितना है भाई, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। एंड x3 कितना है भाई, तो x3 है 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्लियर। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। हम अभी क्या बताए कि इसका इक्वेशन ऑफ SHM आप मान लो कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, ये मान लिया हमने, यही इक्वेशन ऑफ SHM है इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो। अब दिक्कत क्या रह गया कि एम्पलीट्यूड निकालना है। निकालने का तरीका हम क्या बताए, 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। क्लियर।
एक तो देखो फेज कांस्टेंट 0 है, 2 है, तब 2 यूनिट का यहां ले लिए, क्लियर। फिर दूसरा क्या है 4 यूनिट, और फेज कांस्टेंट क्या है π/6, तो π/6 एंगल पर ये ले लिए। आई कितना यूनिट 4 यूनिट। फिर ये 6 यूनिट है π/3, 6 यूनिट है ये π/3। अब अगर आप कहिएगा कि रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट टोटल SHM मतलब एम्पलीट्यूड का, या फिर यहां एम्पलीट्यूड ना कह के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट टोटल क्या होगा, तो कहेंगे कि 2 प्लस ये 4 है तो 4 cos π/6 और प्लस 6 cos π/3, क्लियर। देखो 2 प्लस 4 cos π/6 यानी कि cos 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 4√3/2 प्लस 6 cos 60 हाफ हो जाता है तो 6/2 यानी कि 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 प्लस 2√3। अब ए बाई कितना निकल जाएगा, इसका तो बाई कंपोनेंट है नहीं, इसका देखो कोई बाई कंपोनेंट नहीं, तो फेज कांस्टेंट 0, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो ये हो जाएगा 4 sin π/6 प्लस 6 sin π/3, तो ये क्या हो जाएगा देखो sin 30 डिग्री हाफ यानी कि 2, अब प्लस ये 6 sin 60 तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3√3। अब इन दोनों को क्या करो, तो ए क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो लिख देंगे हम लोग 5 प्लस 2√3 का स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 3√3 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 2 5 10 2ab 2 5 10 दूना 20√3, क्लियर क्लियर, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12√3, तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 5 5 25 10 35 2 37 37 4 41 41 41 7 48 10 58 10 68, ये 68 प्लस 20√3 प्लस 12√3 32√3 हो गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा क्या आ गया एम्पलीट्यूड, ये हमारा क्या आ गया एम्पलीट्यूड। इतना अभी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ये तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि डेल्टा निकालिए, तो डेल्टा बराबर डायरेक्ट अभी बताए थे ना tan डेल्टा, सीधा सीधा एक्स और वाई कंपोनेंट क्या निकाले हैं, ये देखो एक्स कंपोनेंट है, ये देखो वाई कंपोनेंट ये है, सीधा 2 प्लस 3√3 बट्टा 5 प्लस 2√3, डेल्टा भी निकल गया ना, तो ये बड़ा आसानी से निकल गया। और वही आप ट्रिगोनोमेट्री वाला मेथड वाला लगाइएगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये मेथड ये टेक्निक अगर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर मेथड। ये क्या है बेटा वेक्टर मेथड है, ठीक। और इसमें ये मान करके अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब उसको क्या बोलते हैं फीलिंग लेना चाहते हैं, तो मान के चलिएगा ये एक फेजर है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में चूंकि हमको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना था तो इसलिए हम इसको इस तरह से कैलकुलेट किए। इस सब का यूज हम साउंड में भी करेंगे, वहां हम आपको फेजर मेथड थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं ये टेक्निक आप SHM में इतना सा क्या करिए याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि अगर 2 SHM मतलब 2 रीस्टोरिंग फोर्स हो, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो सेम एक्सिस के लॉन्ग या सेम लाइन के लॉन्ग लगने के बजाय परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तब क्या करेंगे भैया, तब तो फिर इक्वेशन ऐसे लिखेंगे हम, x बराबर a sin ओमेगा टी या y बराबर
ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है ना। x बराबर ए साइन ओमेगा टी और y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, मान लेते हैं ऐसा है ना। तो अब इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा पार्टिकल का, वो कैसा होगा, हाँ, उसको के डिटरमाइन करना है यहाँ पर, ठीक। चलिए ठीक है। अब इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है दोनों का क्या है, अलग अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो देखो इसका पाथ डिटरमाइन करने के लिए ध्यान रहे, यहां पर मैं लिख दूं हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM when रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या है, आर क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो एक वर्टिकल बाई एक्सिस, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा वो हमको डिटरमाइन। देखो y बराबर इतना, x बराबर इतना है, दोनों इक्वेशन ऑफ SHM हम लिख दिया है ना। अब देखो इसमें अगर हमको पाथ निकालना है तो x और y में क्या निकालना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या एलिमिनेट कर देना है, ओमेगा टी टर्म को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि थीटा तो यहाँ क्या है हमारा फेज कांस्टेंट है, या दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है, थीटा तो कांस्टेंट है, a1 a2 कांस्टेंट, ओमेगा टी टाइम जो है वेरिएबल एक बीच में, ओमेगा भी कांस्टेंट है, टाइम जो है यहाँ बीच में उसको हमको क्या कर देना है बेटा, एलिमिनेट कर देना है। चलिए ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, a2 और साइन ओमेगा टी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो यहां साइन ओमेगा टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से x बटा a1 है ना, इंटू कॉस थीटा प्लस a2, कॉस ओमेगा टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, a2 साइन थीटा तो लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर कर दो a1 को, तो स्क्वायर्ड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। अरे बेटा इससे निकाल दिए ना, साइन ओमेगा टी बराबर क्या है, देखो x बटा a1, तो कॉस ओमेगा टी यहां से नहीं निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा, यही तो किए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, a2 बटा a1, अच्छा चलिए इसको इस तरफ कर देते हैं, बाई माइनस एक्स a2 y इंटू कॉस थीटा, अब बराबर यहां से भी देख लो a2 बटा a1 इंटू स्क्वायर, अच्छा a2 बटा a1 और साइन थीटा भी तो है, a2 बटा a1 इंटू साइन थीटा और इंटू a1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होगा ना, होगा, ठीक है भैया होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आप दोनों तरफ क्या कर दो, क्योंकि हमको एक्स और वाई में एक रिलेशन, और क्लियर हमको रिलेशन दिखना चाहिए कि कैसा रिलेशन है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ान जाएगा काम जी, है ठीक। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब माइनस, चूंकि ये इधर लाए थे तो -2ab यानी कि 2x बाई a2 बटा a1 इंटू कॉस थीटा, 2ab 2x बाई a2 बटा a1 इंटू कॉस थीटा बराबर a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू a1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग भैया, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको अब आप इस तरफ ले जाओ, है ना, इसको इस तरफ ले आओ। देखो थोड़ा सा एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ा देते हैं, हमको बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइएगा एकदम कि गड़बड़ हो गया, गोली चल गया, बम चल गया। आप क्या करेंगे, a1 स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर और a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू a1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस वाले को, या फिर क्या इसको इधर ले आओ, ये बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अरे रे यहां भी तो एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और अंदर एक्स स्क्वायर a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ यही कर दो, a2 स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। आनंद कर दिया ये तो यार, है ना। ये तो क्या कर दिया, आनंद कर दिया। ठीक ठीक, और फिर ये और इसका काम हमारा हो गया है ना। अब इसको इधर ले जाओ यार, बहुत ही माथा चंगला रहा है। a2 बटा a1 इंटू कॉस थीटा प्लस a2 बटा a1 का स्क्वायर, अरे रे ये तो a2 ही बच जाएगा ना। फिर a2 स्क्वायर बटा a1 का स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर गया तो a2 का स्क्वायर ही बच जाएगा ना। ये तो फिर ये हमारा हो जाएगा a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। a1 स्क्वायर तो खत्म हो गया, a1 का a2 स्क्वायर बच गया। ठीक है, a2 स्क्वायर इतना है, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब a2 स्क्वायर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, तो बाई स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर। आप कुछ फॉर्म जो है से बोला ले रहा है फॉर्म, है ना। और a2 स्क्वायर से किए ना डिवीजन, तो a1 a2 इसको इस तरफ ले आओ, -2x बाई बटा a1 और a2 और ये cos थीटा बराबर a2 स्क्वायर से तो कर दिए थे बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यही हमारा क्या निकल गया बेटा, यही हमारा क्या है, ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM अंडर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्सेस। क्लियर है, इसको अब आप लोग छापिएगा तो छापिए, 1 सेकेंड में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, इससे तो क्लियर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कैसा मोशन ही परफॉर्म करेगा। अब डिपेंड कर रहा है इस थीटवा के ऊपर, किसके ऊपर, इस थीटा के ऊपर। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिए। अब हम थीटा का डिफरेंट वैल्यू लेके दिखाएंगे कि कैसा पाथ उसका है ना। चलिए, कहीं इसमें भी डेरिवेशन में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, वैसे डेरिवेशन तो हमको नहीं लगता है कि एग्जाम वगैरह में अब आने वाला है। आनंद करिए, अब कंसेप्ट को समझिए और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करिए ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, है ना।
चलिए केस 1 ले लेते हैं, जब दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या हो बेटा, 0 हो। दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या हो, 0। दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या हो, 0। कहने का मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर बटा A1 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर अब माइनस 2x बाई बटा A1 A2, यही ना आएगा। आई किसका इक्वेशन है, जरा सा देख लीजिए, ये किसका इक्वेशन है बताइए। हाँ, अब इतना बराबर क्या, 0। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे x बटा A1 माइनस बाई बटा A2 इसका स्क्वायर बराबर 0। जब क्या हम लिए, थीटा बराबर जब 0 हो, केस 1, इसको केस 1 ले लो आप, ठीक है, इतना बराबर 0, देखो वही आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, x बटा A1 बराबर बाई बटा A2, x बटा A1 बराबर बाई बाई A2, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x A2 बराबर बाई। कैसा इक्वेशन है, x और y में कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है। यानी कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये है ना, या फिर इसको ऐसे लिखे ना, y बराबर A2 बाई A1 इंटू एक्स, तो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा ना। तो कैसा मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, SHM ही परफॉर्म कर रहा है। तो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, SHM ही परफॉर्म कर रहा है, जिसका कि अब आप कहिएगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, विथ एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू एक्स, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसके एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, इसको अगर आप मीन पोजीशन ले तो यही डिस्टेंस में एम्पलीट्यूड होगा बेटा जी। ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, ये कैसे निकलेगा बताओ, तो आनंद हो जाएगा। तो व्हेन डेल्टा बराबर 0, ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये एम्पलीट्यूड होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट बराबर हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है। जब डेल्टा 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या क्या था, x बराबर A1 साइन ओमेगा t, अब y बराबर A2 साइन ओमेगा t प्लस थीटा था, थीटा हमने ले लिया 0, तो A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो ये तो हो जाएगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t, है ना। तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू साइन ओमेगा t हो जाएगा। A बराबर, चूंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना बेटा, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर A1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्लियर। साइन ओमेगा t तो है ही। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका इस SHM का क्या हो जाएगा, ओमेगा, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब जब थीटा का वैल्यू हम 0 लिए तब तो ये एक ऐसे चमह स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगा पार्टिकल, देख रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा, इक्वेशन ये आएगा।
ठीक। अगर हम थीटा का वैल्यू अब पाई ले लें तो क्या होगा, इसी में हम समझा देते हैं बेटा। अगर थीटा पाई ले लेंगे तो ये तो फिर अगेन जीरो ही होगा, ये सिर्फ हो जाएगा क्या -1, ये -1 होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमारा, जब थीटा का वैल्यू पाई ले लेंगे केस 2 हमारा, तो थीटा का वैल्यू पाई जब ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाई इज इक्वल टू, सर बाई इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ आ जाएगा a2 बटा a1 इंटू एक्स। तो बस अंतर कुछ नहीं होगा, ये जो लाइन ऐसे है ये लाइन ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये लाइन जो ऐसे है ये लाइन अब सिर्फ ऐसे हो जाएगा और परफॉर्म करेगा एसएचएम ही होगा, यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा और साइन ओमेगा टी भी हो जाएगा, सब वही हो जाएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि थीटा बराबर 0 या पाई हो, अंतर कुछ खास नहीं है, बस अंतर ये है कि जो एसएचएम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा था वो अब एसएचएम सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ही होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही होगा। अब देखते हैं कि अगर हमारा ये जो फेज डिफरेंस है π/2 हो तब क्या होगा। तो उसके लिए जरा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं, है ना। उसके लिए इस सबको क्या कर देते हैं बेटा जी, मिटा देते हैं और देख लेते हैं क्या होगा, है ना। ठीक है, जब थीटा बराबर क्या हो गया π/2, तब देखो इसमें पुट कर दो x स्क्वायर बटा a1 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर। और जब π/2 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो बराबर सीधे 1। अब देखो ये किसका इक्वेशन है बेटा, इलिप्स का इक्वेशन है। यानी कि पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब जो मूव करेगा, वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल। क्लियर है मामला, कैसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। अगर इधर एक्स एक्सिस है हमारा, ये बाई एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस हमारा कितना हो जाएगा बेटा, a1 के बराबर हो जाएगा। ये इधर -a1 0। सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 a2 और 0 -a2 है। उसके बाद फोकस क्या हो जाएगा इसका, तो प्लस माइनस a1e प्लस माइनस। अब देखो बेटा, अब ये यहां पर थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इलिप्स में अगर a1 ग्रेटर देन a2 है तब तो ये सेमी मेजर एक्सिस होगा, और नहीं तो फिर हो सकता है इलिप्स कैसा हो जाए, वर्टिकली हो जाए, ऐसा हो जाए। मान लेते हैं कि a1 अगर ग्रेटर देन a2 है तब इलिप्स का शेप ऐसा होगा। अगर a1 लेस देन a2 हो जाता है तो a2 बड़ा हो गया, यानी कि ये x है ये y है, तो फिर हमारा ऐसा वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा ना, a2 ग्रेटर देन a1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये अगर थीटा π/2 है फेज डिफरेंस दोनों के बीच में और परपेंडिकुलर है रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के ऊपर, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और डिपेंड करेगा कि सेमी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है कि बाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, वो डिपेंड करेगा a1 ग्रेटर देन a2 और a2 ग्रेटर देन a1। क्लियर है, उसी अनुसार हमारा फोकस वगैरह क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। इस केस में देखो फोकस है कि यहाँ आएगा प्लस माइनस a2 आ जाएगा, हाँ प्लस माइनस a2 आ जाएगा। क्लियर है, वर्टिकल इलिप्स होगा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ये आपको फिर देखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर a1 बराबर ही तो लेस देन ग्रेटर देन होगा। अगर यहाँ एक केस और हो जाए कि a1 बराबर a2 भी हो और एक चीज और हो जाए एंड थीटा बराबर π/2 हो, मतलब फेज डिफरेंस दोनों एसएचएम के बीच 90 डिग्री का हो और एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो, बराबर हो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a1 बराबर a2 बराबर a अगर हो जाए तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, एक सर्किल का इक्वेशन है। इस केस में क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। पाथ कैसा फॉलो करेगा, वो
सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, जहां रेडियस क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, जो हम शुरू में ले लिए थे A1 A2 A ही ले लिए थे। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है, कि अगर फेज डिफरेंस दोनों SHM के बीच 90 डिग्री हो और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बराबर हो तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। पार्टिकल कोची पर मूव करेगा भैया, सर्किल पे मूव करेगा, है ना। अगर A1 A2 बराबर नहीं है तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल। अब वर्टिकल इलिप्स की हॉरिजॉन्टल इलिप्स डिपेंड करेगा A1 ग्रेटर देन A2 और या फिर A1 लेस देन A2। A1 जहां एम्पलीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलोंग, अब A2 जहां है बाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है। इसके अलावा अब इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब थोड़ा सा हम सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम समझा देते हैं और उसके बाद फिर आपको डैम्प्ड ऑस्किलेशन, अब पता नहीं पढ़ना है कि नहीं, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि जेई के सिलेबस में है ना। तो इसके आगे भी बढ़ते हैं हम लोग, ठीक बेटा। अब एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, जो कि आप लोगों को पढ़ना भी है। क्या कीजिए कि एक पॉइंट मास जिसका मास m है, उसको एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या करिए, लटका दो। इसको क्या करो, कहने का मतलब पॉइंट मास इसलिए बोले कि इसका जो रेडियस है इस स्ट्रिंग के लेंथ के तुलना में नेग्लिजिबल है। बस पॉइंट मास बोलने का मेरा, लेंथ स्ट्रिंग का क्या है, L है, ठीक है। अब इसको अगर हम किसी एक साइड थोड़ा सा खींच के और छोड़ दें तो ये ऐसा मोशन कुछ परफॉर्म करेगा। ऐसा मान लेते हैं कि राइट एक्सट्रीम यहां तक जाता है स्ट्रिंग और लेफ्ट एक्सट्रीम यहां तक जाता है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब इसका हम लोगों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना रहता है। अब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब इसका ये जो हम इसको लेफ्ट या राइट हम इसको खींच के छोड़े हैं, तो मान लेते हैं कि एंगुलर जो इसका भी पोजीशन है इस पॉइंट पर मान लेते हैं ऐसे, ये क्या है, थीटा है। किसी टाइम टी पर थीटा यहां लाए और चलिए, तो थीटा एंगल से हम इसको लेफ्ट साइड। अब क्या बताए थे कि अगर ये पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, अगर ये पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा रिलेशन आना चाहिए विथ नेगेटिव साइन, तभी तो हम कहेंगे कि ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा, इस पोजीशन पर इसके ऊपर हम नेट टॉर्क निकालेंगे। तो इस पार्टिकल को हम यहाँ कुछ ऐसे ले लेते हैं, है ना, ये हमारा mg, क्लियर है ना, और इधर हमारा टेंशन, क्लियर, और ये हमारा mg, और ये अगर एंगल थीटा है तो इसको ऐसे अगर खींचेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा ना, ये अगर थीटा है ये ऐसे खींच दिए हम, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये एंगल टोटल अगर 90 है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर mg cos 90 माइनस थीटा है, इधर mg sin थीटा लग जाएगा, और इधर हमारा mg। तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना लग रहा है और किस फोर्स के कारण लग रहा है, तो mg sin थीटा के कारण। क्योंकि बाकी तो इस एक्सिस के अलोंग अगर ये mg cos थीटा लेंगे तो ये तो एक्सिस इसी के अलोंग है ना, ये तो इसी के अलोंग चला जाएगा। टॉर्क क्या होता है बेटा, r क्रॉस f। तो r और f के बीच का एंगल यहाँ तो फिर 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो टॉर्क नेट क्या लग रहा है हमारा, टॉर्क अगर हमसे कहेगा ये जा रहा है ऊपर, ध्यान रहे, तो टॉर्क हमारा क्या लग जाएगा, mg sin थीटा इंटू l, यही तो टॉर्क लग रहा है। अब बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू
अल्फा, और विथ नेगेटिव साइन इसलिए लिख, क्योंकि जा ऊपर रहा है और टॉर्क उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब देखो आई का वैल्यू क्या होगा, तो इसके अबाउट लेंगे रोटेशन, तो एम एल स्क्वायर पे यहां लिख दो माइनस एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एम से एम खत्म, एक एल से एक एल खत्म, तो माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आ गया रिलेशन। अब देखो, चूंकि हम क्या बोले, फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, थोड़ा सा इधर की ओर छोड़ दिए तो ऐसे 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 करेगा। अगर थीटा बहुत बहुत स्मॉल होता है तो आप लोग आगे चल के पढ़िएगा कि साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है, थीटा माइनस थीटा क्यू बटा फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पाई बाई फैक्टोरियल पर डॉट डॉट डॉट। अगर थीटा इज इटसेल्फ वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा क्यू तो और भी स्मॉल होगा, तो इधर का जितना टर्म है उस सबको क्या करेंगे, जीरो, इसको क्या कर दिया जीरो, तो बचा क्या थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर माइनस जी बटा एल इंटू थीटा। तो हो गया ना प्रूफ कि एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा कहें तो स्क्वायर रूट के अंदर जी बटा एल, है ना, आई ओमेगा क्या है तो 2 पाई बाई टी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर जी बटा एल, यानी कि टी बराबर हमारा क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल बाई जी। ऑब्वियस है कि हमारा जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब या पेंडुलम का जो मास है उससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो टी का वैल्यू अर्थ पर, अगर जी का वैल्यू हम मान के चलें कि हर जगह कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सिर्फ किस चीज पर निर्भर करेगा, स्ट्रिंग के लेंथ पर निर्भर करेगा, है ना, 2 पाई स्क्वायर रूट का एल बाई जी। अगर हम इस पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को मून पे लेके चले गए तो वहां का जो जी का वैल्यू है अर्थ पर के जी के वैल्यू से क्या है, स्मॉल जी के वैल्यू से क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पर टाइम पीरियड सेम लेंथ होगा स्ट्रिंग का, मास भी, मास से तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, वही मास, सेम मास होगा, सेम लेंथ होगा, लेकिन अर्थ पर जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का मून से अलग होगा, मार्स से अलग होगा, जुपिटर से अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ये है इसका वैल्यू क्या है, डिफरेंट है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, अगर दोनों को कांस्टेंट रखें तो टाइम पीरियड कहीं ले जाओ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसी में एक आता है कि लेंथ क्या हो जिसके लिए टाइम पीरियड क्या हो हमारा 2 सेकंड हो, मतलब सेकंड पेंडुलम उसको बोलते हैं, 2 सेकंड हो, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे और उसके बाद लेंथ निकाल दो। तो लेंथ जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर हम निकालिए देते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल बटा जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 4 बटा 4 पाई स्क्वायर बराबर एल बटा जी, तो एल बराबर हमारा आ गया 4 जी बटा 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 तो खत्म हो गया, तो ये लगभग लगभग पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.8 ही आता है, तो कितना आंसर आ गया 1 मीटर। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब एक आता है बेटा फिजिकल पेंडुलम, तो इसमें हम जो माने थे कि इस पार्टिकल का टोटल मास इसे पार्टिकल मतलब पॉइंट में ही कंसंट्रेटेड है। अब अगर हम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि लोहे का रॉड ले लें, इसको किसी पॉइंट से हम यहाँ खूंटी में गाड़ दें, टांग दें और इसको ऐसे करके छोड़ दें थोड़ा सा सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका मास हम एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली है आई डोंट नो, तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल पेंडुलम, उसका भी हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा वो अभी देख लो, इस सब में बार बार सवाल नहीं उठाना, ठीक है,
इसको आप लोग अपना तरीका से भी बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं? अपना तरीका से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। हम तो टॉर्क लेकर डिराइव कर दिया, आप लोग कुछ और लेकर भी डिराइव कर सकते हैं डेरिवेशन का। बस हाँ, मैथमेटिक्स सही लगाइएगा और फिजिक्स भी सही। फिजिक्स अगर आप सही कंसेप्ट अप्लाई किए और मैथमेटिक्स एकदम करेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा वो आनंद रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ हेडिंग दे दीजिए फिजिकल पेंडुलम। ये यहाँ पर मैं खाली क्या कर दीजिए, फिजिकल पेंडुलम में एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मान लेते हैं कि इसको हम इस पॉइंट पर क्या किया इसको ठोक दिया। इसके अबाउट ही फ्री है रोटेट करने के लिए, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर। अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस पॉइंट पे है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा एल है, मान के चलते हैं। ठीक, समझिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ घुसा करके, जैसे छेद छाद करके इसको हम यहाँ लटका दिया, इसको हम ऐसे करके घुमा सकते हैं। इसके अबाउट ही क्या है, फ्री टू रोटेट है। ये सी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास है इसका। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, मान के चले कि इस पॉइंट ओ क्या है, तो जहां पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हम लिए हैं एल। ये सब समझिएगा। मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, आई। क्या है, आई। ये हमको नहीं पता ये ऑब्जेक्ट कैसा है, स्फेयर है कि डिस्क है कि रिंग है कि सिलेंडर है कि क्या है, रोड है, नहीं पता है ना हमको। तो एक जनरल केस ले लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लिए। सबसे पहले तो समझो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो इस फिजिकल पेंडुलम को हम थोड़ा सा क्या किए, लेफ्ट है ना, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर के छोड़ दिए। मान लेते हैं, अब इसका फोटो तो हमसे बन भी नहीं करेगा, कैसे हम खींच दिया जी, ऐसे करके ऐसे है ना। ये हमारा लाइन था, ये हमारा सी ले लो, यहाँ पर आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। इस पॉइंट पर अभी इसके ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वही जैसे पहले किए थे, इधर mg sin थीटा लग जाएगा बउआ, और इधर mg cos थीटा लग जाएगा ना। अगर इसके अबाउट हम टॉर्क लें तो नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, तो नेट टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा, अब बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा, सॉरी mg sin थीटा इंटू एल भी होगा ना, mg sin थीटा इंटू एल भी होगा। अब माइनस साइन फिर हम यहाँ लगाएंगे, चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ठीक। अब साइन थीटा, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल, तो अभी हम समझाए थे कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू वेरी नियरली थीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस mg l बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ये भी SHM परफॉर्म करेगा, जहां की ओमेगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर mg l डिवाइडेड बाई आई। अगर हमको टाइम पीरियड इसका पूछेगा तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर mg l बटा आई, या फिर t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आई बटा mg l। ध्यान रहे। अब आप कहिएगा कि सर सिंपल पेंडुलम में तो मास से इंडिपेंडेंट था, यहां तो मास भी आ गया। अरे नहीं होगा, मास से भी इंडिपेंडेंट होगा। बस समस्या यह है कि हम आई का वैल्यू अभी नहीं जान रहे हैं ना, आई का वैल्यू हम अभी नहीं जान रहे हैं। एल के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये
एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है ये। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम मास, आई क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए कैसे मास से इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ये एक सोलिड स्फीयर है, क्या बेटा, सोलिड स्फीयर है। इसके इस पॉइंट पे हम क्या किए, इसको पेग एक लगाया, इसमें ठूस दिया, इसको डोलने के लिए ही, ऑसिलेशन करने के लिए फ्री है इसके अबाउट। अब सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर का कहाँ होगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो अगर हम इसका टी निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आई बटा एम इसका मास है, जी है, इंटू एल के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, आर। अरे भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो ये क्या है हमारा, आर है ना, क्लियर। अब देखो आई इसका इसके अबाउट क्या होगा, तो आई जो होगा इसके अबाउट देख लो, सेंटर के अबाउट क्या होता है डायमेट्रिकली, तो 2 बटा, अगर सोलिड स्फीयर है तो 2/5 हमारा स्क्वायर होगा, क्लियर। अब प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m इंटू आर स्क्वायर, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, फिर इसके अबाउट अगर पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम रोटेशन में पढ़ाए थे हम, तो m इंटू ए स्क्वायर होता है, m इंटू यहाँ r है तो r स्क्वायर, तो m r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो 7mr स्क्वायर बटा 5। अब इसमें जरा डालो तो देखो तो मास से इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ। I बराबर 7mr स्क्वायर बाई 5, 7mr स्क्वायर बटा 5mgr, m से m खत्म, एक r से एक r खत्म, तो हो गया 7/5 इंटू r बटा, क्या हुआ देखो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्फीयर के रेडियस पर, स्फीयर के रेडियस पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप कि सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको दे देगा कि होलो स्फीयर है, तो क्या अंतर हो जाएगा बेटा, रेडियस वही है, मास वही है, बस मास इसका आप सरफेस पे आ गया टोटल। तो यहाँ ये जो लिखे हैं बस ये बदल जाएगा, क्योंकि होलो स्फीयर का 2/3 हमारा स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, तब 3 दूनी 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, बस होलो स्फीयर का टाइम पीरियड इंटू आर बाई जी, ठीक है। इसी में अगर कह दे आपको कि एक रोड है, उसके एक एंड से हम क्या किए, पेग कर दिए यहाँ पर, ये सवाल एचसी वर्मा में मिलेगा आपको बहुत सारा, या डीसी पांडे कहीं भी। अब इसको पेग कर दिए, अब आप बताइए, तो ऐसा नहीं करिएगा कि इसका लेंथ ले लीजिएगा, ना ना, तब तो हो गया गड़बड़, तब तो फिर काम हो गया, गड़बड़ा जाएगा। एल हम क्या बताए हैं यहाँ, ये एल क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। जैसे वो बोला जब याद रखिएगा ना, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल बटा जी, जहाँ एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ भी लगता है अच्छा एल है, इसका लेंथ एल है, तो एल ले लेते हैं, हो गया गड़बड़। एल क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा 2 पाई आर स्क्वायर रूट के अंदर आई बटा एम जी, ये सब तो रटिए, ये सब फार्मूला को तो एकदम रट लीजिए, ठीक ना, ठीक है। चलिए